गाइस वेलकम टू जिलानी पॉइंट। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे क्लास 7 के पहले चैप्टर के बारे में। कह रहा है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। देखिए इसका वीडियो हम पहले ही पॉइंट का सारा जितना नोट से दिया आप लोगों को वो पॉइंट वाइज बता दिए थे, लेकिन उसमें दरअसल साउंड सही नहीं होने के कारण हम आपको डायरेक्ट सही से समझा रहे हैं। ठीक है, आप लोग पहले नोट किए होंगे इस चैप्टर का। इसमें क्या कह रहा है, ट्रेसिंग चेंजेस, इस बात को ध्यान में रखा, थ्रू 1000 ईयर, 1000 साल के बीच क्या कैसे ट्रेस किया गया, उसके बीच जो बदलाव हुआ उसको कैसे ट्रेस किया गया। मान के चलिए फ्यूचर में आप एग्जांपल कहते हैं, जैसे मान के चलिए आपका पड़ोसी में कोई लड़की लेके भाग गया, एग्जांपल के तौर में, अगर उसका गार्जियन कुछ ज़्यादा पावरफुल है तो वो क्या करेगा, वो फ़ोन नंबर से ट्रेस करेगा ना जी। तो जहाँ जहाँ जाएगा उसके बारे में पता चलेगा, कहाँ कहाँ गया, क्या हुआ, सब कुछ उस ट्रेस करना। ट्रेसिंग का मतलब वही होता है कि क्या कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या हरकतें हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या बदलाव हुए। तो इसमें क्या करा है, ये एग्जांपल दिए थे, सीरियसली मत समझ जाइएगा, पड़ोसी को मत देखने लगेगा। ट्रेसिंग मतलब ट्रेस करना कि 1000 साल के बीच क्या क्या बदलाव आया, चैप्टर कह रहा है। अब चैप्टर में पहला पॉइंट चैप्टर का यही था, पहला मतलब चैप्टर के बारे में ये था, द मैप्स बाय ए अरब जोग्राफर। अरब का एक जोग्राफर है अल इदरीस, उन्होंने एक मैप बनाया था 1154 में। तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव है, उसमें श्रीलंका नहीं पता चलता है, भारत का कौन कौन सा हिस्सा नहीं पता चलता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि फ्रेंच कार्टोग्राफर जब 1720 में एक मैप बनाता है, दोनों के बीच बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये सब कंटिनेंट को सही तरीके से बताते हैं फ्रेंच जो कार्टोग्राफर थे। तो ये बहुत चीज़ दर्शाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जो अल इदरीस था वो अरब का था, तो वो किस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया था, अरबिक वर्ड इस्तेमाल किया था, उसमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। तो यही बात है। तो हम लोग क्या देखेंगे आगे, अगला वाला पॉइंट, साइंस ऑफ कार्टोग्राफी हाउ डिफरेंट इन 2 टाइम्स पीरियड। मतलब 2 समय काल में जो एक कार्टोग्राफी का साइंस है, यानी इसका विज्ञान है, कैसे मतलब इसको बनाया जाता था, इसके बीच बहुत बड़ा बदलाव आया। देखे कि नहीं, आप इस याद कीजिए, जब आप नर्सरी क्लास में थे उस वक्त जब आप लिख रहे थे तो आपका अजीब सा रेटिंग बनता होगा। अभी आप 7 में आए, 8 में आए, मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, तभी आपका रेटिंग में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। 2 अलग समय काल में, जब आप पैदा ज़्यादा उम्र 20 साल का मान के चलिए उम्र हुआ, तो आप 5 साल की उम्र में पढ़ने के लिए शुरू किए होंगे, 5 साल से 15 साल के बीच इतना बदलाव आया। इसका मतलब साइंस ऑफ राइटिंग आपका बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी 1000 साल के बीच बहुत ज़्यादा बदलेगा कि नहीं। पहले लोग कुछ अलग तरीके से मैप बनाए थे अल इदरीस, अब ये इन्होंने क्या किया है, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने अलग किया है। इसका अगर पहला हम लोग मेन स्टार पॉइंट देखें, हेडलाइन देखें, इसमें यह था न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, नए और पुराने चीज़ों का जो टर्मिनोलॉजिक्स है उसको देखते हैं। पहले का हिस्ट्री रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। हम सब जानते हैं जो हिस्ट्री है, पहले कुछ और लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, हो सकता है कुछ लोग ग्रीक में बोलते थे, कुछ लोग अरब में बोलते थे। तो इसमें जो हिस्ट्री रिकॉर्ड्स है ना, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में है, कोई एक लैंग्वेज फिक्स नहीं है। पहला वाला पॉइंट है। दूसरा वाला पॉइंट ये कहता है द टर्म हिंदुस्तान, ये जो वर्ड है हिंदुस्तान, वाज कॉइन्ड बाय मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज के द्वारा जब हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, ये है एक कॉलोनियर यानी एक इतिहासकार है, हु रोट पर्शियन फॉर एरियाज अराउंड द पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। इन्होंने अपने किताब में लिखा था, इतिहास में लिखा, हिस्ट्री में लिखा। ये मिनहाज सिराज दरअसल रियल में क्या है, एक इतिहासकार है। कॉलोनियर मीन्स एक इतिहासकार। इन्होंने अपने किताब में लिखा है, पर्शियन लैंग्वेज में एक किताब लिखे थे, उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया था। जो क्षेत्र गंगा और यमुना के बीच में है, किसके बीच में है, गंगा और यमुना के बीच में है, उसके चारों तरफ, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उन सब के जमीन के लिए, लैंड के लिए उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया था। दूसरा पॉइंट देखें, इसमें क्या कहा, बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द सबकॉन्टिनेंट अलोंग विथ इट्स फ्लोरा एंड फौना। यहाँ के जो रहन सहन है, जो वनस्पति जीव है या जनजीव है, उन सब के जिंदगी के लिए, या समझिए यहाँ के ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, बाबर कर रहा है। दोनों के बीच डिफरेंस है कि नहीं, बाबर यहाँ की ज्योग्राफी और कल्चर को बता रहा है, और यहीं पे देखें मिनहाज सिराज ये किस चीज़ को बता रहा है, गंगा और यमुना के बीच के जगह को बता रहा है, जगह के बारे में हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुस्तान वर्ड देखिए 2 अलग अलग टर्मिनोलॉजी, यही कहा है, नया न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। पहले जाहिर सी बात है मिनहाज सिराज का, क्योंकि मिनहाज सिराज किसका है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही हिस्टोरियन, उसी के समय का है। उसके बाद बाबर 1526, बहुत लंबा समय है, लगभग 500-600 साल। तो इस बीच कौन आया था, मैंने ये बाबर आया, इन्होंने अलग तरह का इस्तेमाल किया। लेकिन 14वीं सेंचुरी में आमिर खुसरू भी आए थे। आमिर खुसरू ने हिंद शब्द का इस्तेमाल किया था इंडस नदी के किनारे वाले क्षेत्र के लिए। तो चौथा पॉइंट ये था। 5वां पॉइंट को अगर हम देखें, इन हिंदी टर्म, हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है परदेसी, यूज टू डिस्क्राइब एन एलियन, एक ऐसे आदमी के लिए, एलियन मीन्स होता है अजनबी, जिसको हम नहीं जानते हैं, जिससे हमारा पहले कभी परिचय नहीं हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलियन। लेकिन कहा है कि हिंदी शब्द में परदेसी वर्ड का इस्तेमाल होता है किसी अनजान व्यक्ति के लिए। लेकिन पर्शियन में
पर्शियन में इसको क्या कहते हैं? अजनबी। तो पहले के वक्त के बारे में कह रहा है, पहले जो फॉरेनर्स, इंग्लिश में अगर हम लोग बोलेंगे उसको फॉरेनर कहते हैं, हिंदी में परदेसी और अरबिक में अजनबी। तो सारा वर्ड सेम है। कहा जाता है कि जब पहले इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था ना, तो इसलिए किया जाता था जिसको हम नहीं जानते थे, जो हमारे लिए क्या रहता था, अजनबी रहता था, उसके लिए फॉरेनर शब्द का इस्तेमाल करता था। भले एक ही गांव के क्यों ना हो, अगर हम उसको नहीं जानते तो हमारे लिए क्या है, एक फॉरेनर है, मतलब अजनबी है। लेकिन अभी फॉरेनर मेनली हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? विदेशी सबके लिए, जो फॉरेन कंट्रीज का हो। अपने पड़ोसी राज्य वाले को लिए करते हैं? नहीं करते। पहले इतना होता था, अगर अपने गांव में भी किसी को हम नहीं जानते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, अजनबी यानी फॉरेनर है। पहले का वक्त, इसीलिए कह रहा पहले और अभी में क्या क्या टर्मिनोलॉजिक्स है, क्या क्या बदलाव हुआ है, ये क्या कर रहा है, ट्रेस ही कर रहा है बदलाव को। अभी के ज़माने में अगर हम लोग फॉरेनर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो किस लिए करते हैं कि जिस सबको हम नहीं जानते हैं वो सब क्या है, पहले ज़माने में जिसको नहीं जानते तो वो सब हमारे लिए फॉरेनर्स है। लेकिन अभी क्या करते हैं, फॉरेनर मतलब विदेशी, जो विदेश के रहने वाले। करते हैं दूसरे पॉइंट का, तो देखिए पहला वाला हम लोग स्टार्ट में हेडिंग क्या देखे थे, इसको पूरी तरह से खत्म किया। दूसरे वाला हम देखे हिस्टोरियन एंड देयर रिसोर्स, हिस्टोरियंस कौन थे और उसका क्या क्या रिसोर्स था, वो लोग कहाँ से क्या रिसोर्स से वो लोग अपना नॉलेज प्राप्त करते थे। तो देखिए इसमें अगर हम लोग पहला पॉइंट की बात करें तो ये है द इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड के बारे में कहा है इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू सोर्सेस। इसमें पूरी तरह से किसके बारे में कह रहा है, मिडाइवल पीरियड के बारे में, मतलब 1720 तक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, 1000 साल। तो देखिए मिडाइवल पीरियड 1526 से लगभग शुरू हो जाता है मुगल काल आने से। तो जो मिडाइवल पीरियड का रिसोर्स था, कह रहा है आर्कोलॉजिकल और लिटरेसी, दो अलग अलग फॉर्म में था, लिटरेरी और आर्कोलॉजिकल। देखिए आर्कोलॉजिकल होता क्या, आर्कोलॉजिकल रिसोर्स अवेलेबल टू अस इंक्लूडिंग मोमेंट्स, टेम्पल्स, क्वाइंस, टॉम्ब्स, ऑर्नामेंट्स एंड पेंटिंग। जो भी चीज जो आर्कोलॉजिस्ट जिसका इस्तेमाल करते हैं, हमें जिस रिसोर्स का इस्तेमाल करके हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, इतिहास में क्या क्या हुआ, उसको क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिकल थिंग। आर्कोलॉजिकल समझो, आर्कोलॉजिकल थिंग में अगर कह दिया है मोनूमेंट्स, मतलब पहले जमाने का बनाया हुआ किला, उन सब चीज़ों में कुछ मिला होगा ना, कुछ जमीन के नीचे मिलता है, कुछ जमीन के ऊपर भी मिलता है, बहुत सारा किला बनाया हुआ है, तो वो सारी चीज़ क्या होगी, आर्कोलॉजिकल थिंग्स। और उसके बाद टेम्पल्स, मंदिर से बात करें, या क्वाइंस सबका भी नॉलेज कौन इकट्ठा करवा रहा है, यही कर रहा है। उसके बाद देखेंगे टॉम्ब्स, पुराने किला बना हुआ, पुराना किला जो बना हुआ है, उन सब चीज़ों से भी आर्कोलॉजिस्ट कुछ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उससे हमें ये सब मिलता है। ऑर्नामेंट्स एंड पेंटिंग्स, जो भी पुराने जमाने के सजावट के सामान है या पेंटिंग्स जो भी बनाया हुआ है, उससे आर्कोलॉजिस्ट क्या करते थे, ज्ञान की प्राप्ति करते थे। क्या क्या लिखा हुआ वो लोग उस पर पूरा सोच विचार करता था। जैसे हड़प्पा ये सब कौन खोजा, आर्कोलॉजिस्ट ही तो था, उन लोगों ने इसका खोज किया, भले ही जमीन के नीचे था, बाद में उसको बिल्डिंग से कुछ आबूफ करवाया होगा। देखिए कहा कि दूसरे पॉइंट में ये है कि सिंस पेपर बिकेम अवेलेबल इन ए गुड क्वांटम, जब अधिक मात्रा में पेपर अवेलेबल होने लगा, पेपर ऊपर का खोजा गया। मिडाइवल पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, पुराने मतलब 700 800 उन सब जमाने की बात नहीं कर रहे, बीसी की बात नहीं कर रहे। जब पेपर अधिक मात्रा में अवेलेबल, क्या कह रहा है, सिंस पेपर बिकम अवेलेबल इन ए गुड क्वांटम, अ लॉट ऑफ रिटेन अकाउंट्स इन फॉर्म ऑफ canonical autobiographies, ferments and accounts of foreigner travelers is available from the period in Persian and Arabic। अगर देखें हम लोग तो ये जो लिटरेसी फॉर्म है, तो अगर आर्कोलॉजिकल अगर चीज़ देखें तो हम लोग क्या देखें, पुराना मोनूमेंट्स, टेम्पल्स, जो भी चीज़ें हैं पहले ज़माने का बनाया हुआ, बिल्डिंग वो सब आर्कोलॉजिकल हो गया। बाकी जो लिटरेसी फॉर्म में है, एक है ना लिटरेसी फॉर्म में ये चीज़ मिलता है। जब से पेपर का है कि जब अधिक मात्रा में हमारे लिए अवेलेबल होने लगी, तो क्या होने लगा, बहुत सारी चीज़ रिटन फॉर्म में हमें मिलने लगा। उनमें से अगर हम लोग देखें ऑटोबायोग्राफीज, राजा के द्वारा जो फरमान जारी किया गया फरमान्स, उसके बाद अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स ने अपने बारे में जब लिखना शुरू किया, वो सब चीज़ हमारे लिए अवेलेबल है। तो वो सब चीज़ जब से अवेलेबल है, किस फॉर्म में है, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में है, वो भी हमारे पास सही लैंग्वेजेस में नहीं है। पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं मेन हेडिंग क्या कहता है, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप, 1000 साल को मतलब 1000 साल के बीच क्या क्या बदलाव है, हम लोग उसको ट्रेस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कोई नया सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप, ये सब तो इमर्ज होगा ही। अगर उसमें पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ 1000 ईयर बिटवीन 700 से लेकर 750 तक। अगर इसके बीच का हम लोग स्टडी करें, किसके बीच का, 700 से लेके 1750 तक का, ए ह्यूज चेंजेस टू हिस्टोरिकल लार्जली बिकॉज ऑफ स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स अकर इन दिस पीरियड। क्या कह रहा है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा अधिक बदलाव हुआ यार, 700 से लेकर 1750। अब आप समझिए 700 से 1750 के बीच में लगभग 1050 साल
1050 साल है ना। हम लोग अगर देखें तो जब हम लोग पैदा हुए थे, जब से अकल फॉर्म हुआ, हम लोग क्या देखते थे, सड़क वड़क कच्चा उच्चा रहता था। अभी देखते हैं बाप रे, पहले सड़क बनाता था तो लेबर सब काम करता था, मिट्टी काट के देता था। लेकिन अभी जब हम लोग देखते हैं, मतलब हमारे उम्र जाते नहीं 20-22 साल बाद ना, इस बीच हम लोग बहुत बदलाव देखे कि नहीं। पहले रोड नहीं था, बाद में देखा अचानक से रोड। अब यहाँ कितना 100 साल के बाद कर रहा है यार, लगभग 1050 साल का बात कर रहा है। इसके बीच कितना बदलाव हुआ होगा, रेलवे लाइन से बना होगा, बहुत चीज़ नया नया आया होगा। आदमी सबके पास एकदम वैरायटी ऑफ चेंजेस। इसीलिए कह रहा है क्या, पहला वाला पॉइंट में कह रहा है कि इन 1000 साल के बीच में अगर हम लोग स्टडी करना चाहें, हिस्टोरियंस स्टडी करना चाहे, वो लोग अजीब सा फैसिनेटेड होता था, पागल होता था, क्योंकि उसके पास क्या कर रहा है, एकदम ह्यूज चैलेंज रहता था। ह्यूज चैलेंज मतलब देखो, हिस्टोरिकल पीरियड इन वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स डेट अकर ओवर द पीरियड। कह रहा है कि इस पीरियड में जो सब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, उन सब चीज़ों के बारे में हिस्ट्री में दे देना, सारे के सारे को दे देना पॉसिबल है, मुमकिन ही नहीं है। अगर हम लोग अपना हिस्ट्री लिखने लगे तो पता है कितना मोटका लगेगा। हम लोग ये देखे थे, वो बड़का सा मोटका हिस्ट्री बनने लगेगा। अब हिस्टोरियंस को इस बीच जितना बदलाव हुआ, उन सब चीज़ों को ट्रेस करके लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसी के बारे में कहा, उन लोगों को जब वो ये लिख रहे थे, हिस्ट्री लिखने लगे हिस्टोरियंस, इस डेवलपमेंट को दर्शाने में बहुत ज़्यादा मुसीबत होती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट वाज पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ था। ये एक ऐसा मौसम था, एक ऐसा वक्त था जिस वक्त बहुत ज़्यादा बदलाव आया था। इसी बीच दिल्ली सल्तनत है, अगर दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ते हैं, उसी वक्त कैनल्स बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रहा है, बहुत चीज़ बन रहा है। इसी बीच तो ताजमहल बन के भी फाइनल हो गया है। अब सब मोनूमेंट्स इसी बीच बन रहा है। हिस्टोरियंस पागल होगा कि नहीं, मतलब उसको लगेगा ना क्या दें क्या नहीं दें, क्या दें नहीं दें। उन लोगों के बीच बहस होगा कि ये चीज़ जरूरी है, ये चीज़ दे देते हैं। सब कुछ देगा तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, इतने तो संभाल नहीं पाता है। क्या इस वक्त बहुत सारे बदलाव हुए। वन सच ग्रुप्स ऑफ पीपल वाज राजपूत। इस वक्त अगर कोई मेन खास कोई ग्रुप आया था, सोशल ग्रुप कहा ना, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स इमर्ज, समझो मतलब बना। तो अगर कोई बड़ा सा ग्रुप आया, मतलब मेन ग्रुप आया, तो वो क्या था, राजपुत्रा। राजपुत्रा वैसे लोगों को कहते थे, राजपुत्रा जो राजा का बेटा होता था उसको क्या कहता था, राजपुत्रा। अदर ग्रुप्स वेयर वेरियस, और दूसरे ग्रुप्स में देखें, दूसरे जो ग्रुप्स बनते थे वो क्या थे, वेरियस, बदमाश, डाकू, ये सब ठीक है, लड़ाकू सब। वेयर मराठास, जिसमें क्या है, मराठा है, सिख है, जाट है, अहोम्स है, कासुकुतास है, ये सब नया नया क्या हुआ था, ग्रुप इमर्ज हुआ था। इस बीच, किस बीच, 700 से 1750, मतलब 1050 साल के बीच में बहुत सारा बदलाव आया। हिस्टोरियंस फैसिनेटेड रहते थे कि आखिर क्या दें क्या नहीं दें हिस्ट्री में। थ्रू the period there was a gradually charging of forest and extension of agriculture. Challenges in the habitat forced many forest dwellers to migrate. देखिए इस बीच ये भी हुआ था, बहुत सारे जंगलों को साफ कराया जाता था। जंगलों को साफ करा के वहाँ पे क्या, एग्रीकल्चर को एक्सटेंड किया जाता था। एक्सटेंशन मीन्स बढ़ावा देना। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के चक्कर में जंगलों को साफ करवा रहा है। जंगल को साफ करवा रहा है, जिसका घर है वो बेचारे माइग्रेट हो रहे थे। माइग्रेट होना मतलब बेघर होना, मतलब बेघर होना पड़ रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। ये हुआ था किस बीच, नया सोशल ग्रुप इमर्ज भी हो रहा है और कोई ग्रुप बर्बाद भी हो रहा है। उस बीच देखेगा एग्रीकल्चर भी क्या होगा, एक्सटेंस हो रहा है। लेकिन जो लोग क्या कर रहा है, चैलेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट डेवलपर्स, जो लोग जंगलों में रहते थे टू माइग्रेट, उन लोगों को माइग्रेट होने के लिए फोर्स्ड किया जाता था, मतलब जबरदस्ती किया जाता था। और तुम्हारा घर हटाएगा, तुमको कहीं और जाना ही पड़ेगा ना, बात वही है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका, देखिए पॉइंट सारा का सारा दिया हुआ है पहले से, वहां से नोट कंप्लीट कीजिए, फिर समझ में आएगा। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएट, जिस तरह से सोसाइटी बदल रहा था, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जाति और सबकास्ट, लोग आपस में जाति भेदभाव को बनाने लगे। अब जिस तरह से सोसाइटी डेवलप होने लगी, पहले सोसाइटी डेवलप नहीं था, लोगों का सोच भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, तो वो लोग एक दूसरे से घिन भी नहीं करते थे, मतलब ज़्यादा नफरत की भावना नहीं थी। जिस तरह से ये सब हो रहा था, जिस तरह से वक्त बदलाव हो रहा था, ये समय बदल रहा था, लोगों में ग्रुप बनने लगा। कोई जाति का भेदभाव, तुम कौन सा जाति को, अच्छा ये जाति को, वो कुछ और है, कोई हारी है, कोई डोम है। और उसके बाद कास्ट देखते हैं, कोई सब कास्ट, कोई निचला जाती है, कोई क्या है, ऊपरा जाती है, कोई खान है, कोई तो राजपूत है, कोई कुछ है, कोई कुछ, ऐसा होने लगा। अब समाज में ये भेदभाव होने लगा। एंड रैंक इन टू बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन, उसके धंधा और उसके पिछले मतलब पिछला जिंदगी कैसा था, उस हिसाब से उसको दर्जा मिलने लगा समाज में। मतलब ये अमीर है, ये गरीब है, अभी भी वही है, बीपीएल है, एपीएल है, सरकार खुद दर्जा दे देती है, भाई तुम गरीब हो, तुम अमीर हो। एपीएल क्या, बीपीएल है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, तो उसको गरीब बना दिया। अभी भी है और रहेगा जब तक जो दुनिया रहेगी। अब ये यही सब तो है जो रहेगा। ये था ए सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएट, ये वाला पॉइंट हम आपको समझा दिए। अब देखिए नेक्स्ट 5वां पॉइंट है, रैंक्स वी आर नॉट फिक्स्ड, लेकिन रैंक जो होता था, जो दर्जा होता था समाज में, वो फिक्स नहीं होता, परमानेंटली नहीं होता था। varied according to their power of influence and resources controlled by the member of जाति।
वो जो जात के लोग थे उनका रैंक इसलिए फिक्स नहीं होता था, हो सकता है कि वो लोग कुछ अच्छा बन गए, क्या कोई अच्छा क्षेत्र में कब्जा कर लिया, उसके बाद वहाँ शासन वासन कर रहा है तो वो लोग धीरे धीरे अमीर होगा। मान के चलो तुम आज गरीब हो, बीपीएल हो, तुम ऐसा कुछ किए, यूपीएससी निकाल लिए, आईएएस बन गए, कल तुम्हारा दैनिक स्थिति जो अभी स्थिति है खाने पीने का, मान के चलो पैसा नहीं है, आगे चल के बदलेगा कि नहीं, एकदम बड़ा सा पावर आएगा, तो तुमको कोई उस नज़र से देखेगा क्या, अरे भैया ये वही आदमी है जो ये, अरे था लगाएगा, वास लगाएगा, ही वाज दैट पर्सन हु इज पुअर एट दैट टाइम, लेकिन था लगेगा, मतलब थे, अभी बोलेगा कभी जिंदगी में, सामने में कोई जाके बोलेगा तुमको हम किसी के घर में काम करते हुए देखे, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। तो समय के साथ जिस तरह लोग पहले बदलते थे ना, रैंक बदलता है, अभी भी क्या हो रहा है, रैंक बदल रहा है। बहुत आदमी आप देखे होंगे गांव में बहुत ज़्यादा गरीब रहा होगा, बाहर जाके कमाया, कुछ अलग यूनिक किया होगा, जिसके कारण उसका रैंक समाज में बदल जाता है, जो दर्जा मिलता है ना समाज में, अब इज्जत मिलने लगती है। ये था न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। अगर अगला हम लोग देखें रिलीजन एंड एम्पायर्स, देखिए इसका अगर देखिए क्या कह रहा है, रीजन्स मीन्स क्षेत्र एंड एम्पायर्स, अलग अलग एम्पायर्स का बनना। तो इसमें समझिए पहला पॉइंट कर रहा है, लार्ज स्टेट्स लाइक दोस ऑफ चोलास, तुगलक्स और मुगल्स इनकम्पोज्ड मेनी रीजन्स। अगर हम लोग बड़े बड़े स्टेट्स की बात करें, बड़े बड़े राज्यों की बात करें जो उस समय में आया था, उनमें से था चोला भी था, तुगलक भी था और मुगल्स था, जिन्होंने अधिक क्षेत्र में शासन किया, मतलब कम सम क्षेत्र में नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में शासन किया। दूसरा वाला देखें, एक संस्कृत प्रतिष्ठा था जिन्होंने दिल्ली सल्तनत बलबन के बारे में तारीफ की थी। प्राइज्ड दिल्ली सल्तनत सुल्तान बलबन टेल ही वाज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर एंड स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल इन टू द ईस्ट ऑफ गजनी अफगानिस्तान। बंगाल से लेके, भारत के ईस्ट से मतलब बंगाल से लेके गजनी जो शहर था महमूद गजनवी का, गजनी शहर, वहाँ के उसके ईस्ट तक, मतलब अफगानिस्तान के वेस्ट तक इसका क्षेत्र था। इसका मतलब बहुत वेस्ट, ये मतलब बता रहा संस्कृत वाला कि इतना बड़ा उसका क्षेत्र था जिसमें वो शासन करते थे। किसके बारे में कह रहा है? बलबन के बारे में, गयासुद्दीन बलबन। देखो रीजन और एम्पायर्स में है, रीजन और एम्पायर्स में तो ये सब चर्चा तो होगी ही, क्षेत्र और एम्पायर्स की बात कर रहा है। किस एम्पायर्स का शासन कहाँ से कहाँ तक था, मतलब इसका देखिए बलबन का कहाँ से कहाँ तक था, बंगाल से लेके गजनी शहर तक, मतलब अफगानिस्तान के वेस्ट तक, इतना दूर तक था। इसके बारे में कहा, बहुत फैला हुआ था। तो वेस्ट इंक्लूडेड साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया के धराविदा तक, ये बात है, ये मतलब साउथ इंडिया भी गया, मतलब ईस्ट से लेके उधर वेस्ट, अफगानिस्तान के वेस्ट तक है, बहुत ज़्यादा लंबा क्षेत्र था इसका। देयर वेर कंसिडर्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस स्टेट्स। जाहिर सी बात है, कोई भी स्टेट्स अगर मान के चलो विस्तार होगा तो उसके बीच टकराव होगा कि नहीं। हम अगर विस्तार करें तो सामने किसी और राजा का क्षेत्र है, लड़ाई होगा कि नहीं, टकराव होना, वैसे को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, वही कहते हैं। देयर वेर कंसिडर्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स के बीच क्या होते थे, टकराव होता था। When the Mughal Empire declined 18th century, it's led to be re-emerged of regional states। क्या कह रहा है कि लेकिन 18th सेंचुरी में जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, अब क्या होने लगे, क्षेत्रीय स्टेट बनने लगा। तो आप लोगों को हम बताते हैं, इसलिए क्षेत्रीय स्टेट होने लगा। बात ये था कि जिस तरह मुगल डिक्लाइन हो रहा था, उसका समझिए औरंगजेब के मरने के बाद जितना उसका क्षेत्रीय होता था ना, जिसको टैक्स वैक्स वसूलने का अधिकार था, वो लोग क्या करता था, अपने आप को राजा समझने लग जाता था। राजा समझने लगा तो रीजनल क्षेत्र अपने आप बनेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ओल्ड एंड न्यू एंड ओल्ड रिलीजन्स। रुक, देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला जो मेन हेडलाइन है वो ये है, ओल्ड एंड न्यू रिलीजियस। जाहिर सी बात है, बहुत सारे बदलाव हो रहे थे इस बीच, नया और पुराना धर्म, बहुत सारा बातें हो गई, धार्मिक बात ना हो हिस्ट्री में, ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, रिलीजियस वेयर ऑफ एन क्लोजली एसोसिएट विद सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लोकल कम्युनिटीज। जो धर्म का मुद्दा था ना, सबके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट था। किसके साथ, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी के दिल में धर्म एक अलग जगह बना के रखता है। कुछ लोग होते हैं जो धार्मिक मुद्दे से अलग रहते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों की क्या है, ज़्यादा नज़दीक रहता है। खासतौर पर किसकी बात कर रहा है, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा है। ये जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, इन सब में धार्मिक बात बहुत होता है। जो गाँव देहात के आदमी है ना, उसको धर्म के मामले में लेके जाओ, लव जिहाद कुछ भी करवा लो, वो लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी में ये था, ये पहला पॉइंट है। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड डेट इंपोर्टेंट चेंजेस ऑकर इन रीजन। ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें कि बहुत सारा बदलाव हो रहा था। इट डिक्लाइन द वर्शिप ऑफ न्यू डिलीट्स। इस वक्त नए नए भगवान देवी देवताओं के पूजा शुरू होने लगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, बहुत ज्यादा मंदिरों की निर्माण होने लगी। रॉयलिटी बाय रॉयलिटी, मतलब अपना पावर दिखाने के लिए।
कोई कोई राजा होता था, पावर दिखाने के लिए क्या करता था, बड़ा बड़ा मंदिर का निर्माण करवा देता था। ये किस वक्त की बात कर रहा है, ये उस समय की बात कर रहा है। उस वक्त बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा था। ऑल्ड एंड न्यू रिलीजियस, नया रिलीजियस मतलब कोई भगवान उसको अच्छा लगा होगा, कोई राम का पूजा करना शुरू किया तो कोई लक्ष्मण का करना शुरू कर दिया होगा, किसी को कोई और भगवान अच्छा लगने लगा तो उसका पूजा करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से नए नए रॉयलिटी के साथ मतलब भय मंदिर, बड़ा बड़ा मंदिर बनाने लगा। एंड द ग्रोइंग इंपोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स इन द हिंदू रिलीजियस, हिंदू जाति में, हिंदू धर्म में एक जाति है ब्राह्मण्स, उसका ज़्यादा विस्तार होने लगा। वो धर्म अपने आप को ज़्यादा महान समझने लगा। अब समझिए क्यों महान समझने लगा। नॉलेज ऑफ संस्कृत हेल्प ब्राह्मण टू अर्न रिस्पेक्ट, संस्कृत का जो ज्ञान था ना ब्राह्मण्स के पास, उससे उनको क्या होता था कि जो इज्जत अर्न करना चाहिए, जो कमाना था, उसका ज्ञान उन लोगों को मिल गया था। इसी वजह से उसका जो महत्व है ना समाज में ज़्यादा होने लगा। इस्लाम वाज प्रोटनाइज्ड बाय मेनी रूलर्स, इस्लाम धर्म को बहुत सारा जितने नए नए रूलर्स आए, अफगान रूलर, सबने बढ़ावा दिया। इस्लाम धर्म का तो और विस्तार हुआ इस बीच। 1750 तक का बात कर रहा है, 1707 तक इस्लाम धर्म तो इतना फैला जिसका कोई जवाब नहीं भारत में। इस बीच बहुत ज़्यादा बदलाव आया, बहुत ज़्यादा बदलाव देखेंगे। इस मुस्लिम जो रूलर्स है वो इसी बीच आया। 700 से लेके 712 में तो मोहम्मद बिन कासिम ऐवे किया था, ठीक, मोहम्मद बिन कासिम आया, वहीं से तो मुस्लिम रूलर्स का आगमन होना शुरू हुआ। मुस्लिम रूलर्स आएगा, जाहिर सी बात है मस्जिद सब तो बनाएगा ही, बहुत ज़्यादा मस्जिद बने, बहुत सारे बदलाव हुई। चलिए इस सब चीज़ों को देख लिए। नॉलेज ऑफ संस्कृत ने किसको हेल्प किया, ब्राह्मण्स को समाज में इज्जत कमाने के लिए, मतलब उसका इज्जत बढ़ावा कर दिया। ठीक है, अब हिस्टोरिकल पीरियड देखते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड, इसमें ये क्या है, हिस्टोरिकल पीरियड हम इसलिए छोटा लिखा है, क्या है, थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। तो हमने सिर्फ इतना सा पॉइंट लिखवाया आपको, क्योंकि हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में कहें, आप सोचने कह रहा है, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में सोचने के लिए कह रहा है। इसमें देखिए, द ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड। अगर ब्रिटिश देखें, वो आप 8th क्लास में पढ़ेंगे, जेम्स मिल के बारे में। उन्होंने भारत के इतिहास को कितने पीरियड में बांटा, 3 पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मतलब पहले हिंदू शासन किया, समझिए तो 700 से पहले ही किया, लगभग इससे पहले हिंदू सब शासन किया। उसके बाद आया दिल्ली सल्तनत, वहाँ से मुस्लिम रूलर्स ऐसे 712 में आया ना जी, मोहम्मद बिन कासिम। अब धीरे धीरे गजनी आया, गजनी के आने के बाद मोहम्मद गोरी आया, गोरी के आने के बाद क्या हुआ, सलेब डायनेस्टी का निर्माण हो गया। दिल्ली सल्तनत वहीं से शुरू होती है, मुस्लिम रूलर्स का शुरू होता है, तो मुसलमान आना शुरू, वहीं से मुसलमान का शासनकाल शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले कौन था, हिंदू सब शासन कर रहे थे। तो उसने क्या किया, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उन्होंने पहले हिंदू शासन किया, तो क्या किया, भारतीय इतिहास को हिंदू शासन, उसके बाद फिर मुस्लिम, फिर ब्रिटिशर्स। ये गलत तरीका था, बट मोस्ट हिस्टोरिकल कुक्स टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टर द मेजर एलिमेंट्स डिफरेंट इन मोनूमेंट्स ऑफ पास्ट। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने सोचा कि इस बीच बहुत सारा इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर को देख के हम लोग इतिहास को बांटते हैं, धर्म को देख के नहीं बांटते हैं। जो सोशल और क्या कह रहा है, इकोनॉमिक फैक्टर है, इन सब चीज़ों को देख के हम लोग इतिहास को डिवाइड करते हैं। द लाइक हंटर गेदर, ऐसे कर सकते हैं कि पहले जमाने में लोग क्या थे, हंटर गेदर थे। उसके बाद ऐसे कर सकते हैं, अर्ली फार्मर्स या अर्ली एम्पायर्स कॉल्ड अर्ली सोसाइटीज, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पुराना सोसाइटी। जो पहले जमाने के लोग थे, अर्ली फार्मर्स हो, अर्ली एम्पायर्स हो, उन सब चीज़ों को। द ग्रोथ ऑफ इंपीरियल स्टेट्स फॉर्मेशन, बड़ा बड़ा राज्य का बनना। डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लामिक मेजर रिलीजियस, अराइवल यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कॉल्ड मिडाइवल, उसको समझ लो एंशियंट, क्योंकि उसमें हंटर गेदर्स की बात, अर्ली फार्मर्स की बात कर रहा है। दूसरे में कह रहा है कि नए नए राज्य का फॉर्मेशन होना, डेवलपमेंट होना, हिंदुइज्म हो या इस्लामिक हो, मुस्लिम या हिंदू धर्म का डेवलपमेंट का होना, या ये समझ लो कि हमारे देश में यूरोपियंस का ट्रेडिंग करने के लिए आना, इसको हम लोग मिडाइवल पीरियड में बांट देते हैं। हिस्टोरियन का कहना था, इंडियन हिस्टोरियंस का। द लास्ट ईरा, जो लास्ट समय काल है, ईरा में समय काल है, वाज कॉल्ड मॉडर्निटी। उसके बाद जो आया, क्योंकि जब ब्रिटिशर से भी चले जाएंगे तो मॉडर्न जमाना आ जाएगा ना, मॉडर्निटी आएगा। उस ईरा को, उस समय काल को हम लोग मॉडर्निटी कह सकते हैं। विच कैरिड ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग देखें बहुत सारा बदलाव आया, बड़े बड़े निर्माण हुए, मतलब रोडों का निर्माण हुआ, बहुत सारा चीज़ बना। क्या करा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बहुत दैनिक जिंदगी में होने वाला सामान का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो ये क्या था, ये मॉडर्निटी था, मॉडर्न जमाना। आज के ज़माने में हम लोग बहुत चीज़ पहनते हैं, पहले तो 1-2 को ड्रेस होता था, वही काफ़ी होता था। अभी वक्त में बहुत सारा बदलाव है, इसी वजह से इसको मॉडर्न कहा गया। लेकिन बीच वाले को मिडाइवल और फिर अर्ली सोसाइटी। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, जो ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 या 1000 साल के बीच क्या क्या बदलाव आया उसको देख लिए। उसमें देखेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज क्या रहे, इसमें देखेंगे हिंदुस्तान शब्द और फॉरेनर, इस बात को कहते हैं। इस बीच जो बदलाव आया था, एक बात और थे, अगर इसी में देखें, एक चीज पॉइंट में नहीं है क्या, पर्सियन व्हील। हाँ, आप जब चैप्टर पढ़ोगे ना, एक चीज़ है पर्सियन व्हील,
पर्शियन व्हील्स। पर्शियन व्हील्स का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए किया जाने लगा। अगर कभी क्वेश्चन आएगा एट दैट टाइम व्हेन इस बीच जब बदलाव आ रहा था तो पर्शियन व्हील्स का इस्तेमाल किस लिए किया गया था, याद रखना, किसके लिए? सिंचाई के लिए। एक बेहतरीन सा पिक्चर बनाया हुआ है किताब में, ऐसे गोल से करके, उसमें ऐसे 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 बाल्टी लगा हुआ है, ये घूमता है, ठीक है, ये चक्का क्या होता है? घूमता है, घूमते घूमते ये पानी को ला के फिर इधर गिराता है, इससे खेत में सिंचाई होती है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, पॉइंट में नहीं आया तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, साइड में, क्योंकि पर्शियन व्हील का इस्तेमाल एक नया डेवलपमेंट हुआ था उस वक्त, तो उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? इरिगेशन में किया जाता था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखें, नया नया सोशल ग्रुप कैसे आया, कैसे हिस्टोरियन और उसका सोर्स है, क्या क्या रिलीजियस एम्पायर्स कैसे कैसे पनपे, कैसे कैसे नई सोसाइटी आई, ऑल एंड न्यू रिलीजियस, पहले का धर्म और फिर नया नया धर्म का आना, इमर्जेंट होना, जैसे इस्लामिक आया, इस्लाम आए, उसके बाद क्या बोले, ब्राह्मण से अपना आपको वर्चस्व बनाने लगा, फिर थिंकिंग अबाउट द हिस्टोरियन, फिर हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हम लोग सोचने लगे, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश कर दिया था, तो हम लोगों ने उसको क्या किया, अर्ली हंटर गैदर्स को एंसेट कर दिया, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए या मुस्लिम एम्पायर्स आए, उन लोगों को मॉडर्न कर दिया। उसके बाद जब से ब्रिटिश या मुगल एम्पायर का डिक्लेरेशन होना शुरू हुआ, उसको हम लोग मॉडर्निटी में कर दिए। चलिए, थैंक यू।